Hello, hello dear students. So again we will start our second chapter. The chapter name is Alexander and पुरु. पुरु ये इंडिया का, भारत का महान किंगडम राजा था. अलेक्जेंडर इंडिया को पाना चाहता था, इंडिया के ऊपर राज करना चाहता था, तो उसने पुरु से फाइट की थी. तो इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ था, इन दोनों की जो किस तरह से जीत हुई थी, दोनों ने आपस में कैसे डिस्कस किया था, किस तरह से संधि हुई, उन सारी चीज़ों को हम इस लेसन में रीड आउट करेंगे. सो yesterday I have given you some difficult words meanings I have given you. The same words meanings other different of related to this chapter. Again I will send you today also. So the same difficult words you have to write in your notebook. So now I am going to start our chapter second part. So yesterday we finished here. Aristotle's teachings did not prove to have much help in this respect. एरिस्टोटल की जो टीचिंग, उसका जो अध्ययन था, वो प्रूव नहीं कर पाया. किसके लिए? अधिक हेल्प, मतलब उसके रेस्पेक्ट की अधिक हेल्प के लिए वो प्रूव नहीं कर पाया. अब हम नेक्स्ट इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. अलेक्जेंडर स्पेंड द फर्स्ट 2 years. अलेक्जेंडर के जो पहले जो 2 साल थे उन्होंने स्पेंड मतलब बिताया था. आफ्टर ऑक्यूपाइंग द थ्रोन, सिंहासन को पाने के बाद में, प्लानिंग हिज चैंपियंस टू द क्वेंच द वर्ल्ड, पूरे विश्व को जीतने के लिए, विश्व विजेता कहलाने के लिए, जीतने के लिए उसने अपनी प्लानिंग को बढ़ाया था. He then marched on the पर्शिया, प्रेजेंट डे ईरान. फिर उसके बाद में उसने क्या किया? चढ़ाई की. किस पर चढ़ाई की थी? पर्शिया पे, जो प्रेजेंट डे अभी जो उनका नाम क्या है? ईरान है. लीडिंग एन आर्मी ऑफ 30,000 फुटमैन. कितने पैदल सैनिक थे उसके साथ में? 30,000, 30,000 पैदल यात्री मैन आदमी थे उनके पास में. एंड 5,000 सोल्जर्स ऑफ कैवेलरी, और 5,000 सोल्जर्स सैनिक, घुड़सवार सैनिक उनके साथ में थे. अलेक्जेंडर फाइनली वॉन द वार विच लास्टेड 4 years. जिस युद्ध को वो पिछले 4 साल से कर रहा था, फाइनली उसने वॉन कर लिया, जीत लिया था. ही नेक्स्ट कनकर्ड, अगला वह जीतना चाहता था किसको? अफगानिस्तान को. और उसके बाद में उसने अफगानिस्तान को भी जीत लिया. एट दैट टाइम, उस समय, इंडिया वॉज वेल नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड एज ए लैंड ऑफ मिल्की एंड हनी. उस समय भारत प्रसिद्ध था. किस लिए भारत की भूमि प्रसिद्ध थी? मिल्क और हनी के लिए, दूध और शहद के लिए भारत की भूमि बहुत ही प्रसिद्ध थी. इट वॉज एक्सट्रीमली रिच एंड प्रोस्पिरियस. यह अमीर और वैभवशाली था. मतलब इंडिया एक अमीर भी था और वैभवशाली राज्य भी था. अलेक्जेंडर नेक्स्ट एक्सप्रेस्ड हिज विश टू कन्क्वेर इंडिया. अलेक्जेंडर की जो नेक्स्ट विश थी, उसकी जो इच्छा थी, किसको चाहता था? वो इंडिया को जीतना चाहता था. बट हिज कमांडर इन चीफ, उसका जो चीफ कमांडर था, उसने क्या किया था? आगाह किया था, वार्न किया था, आगाह किया था. क्या आगाह किया था? हिम दैट इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर हिम टू कन्क्वेर इंडिया. उसके कमांडर इन चीफ, उसके चीफ कमांडर ने उसको आगाह किया था कि भारत को जीतना उसके लिए इतना ईजी नहीं, इतना सरल कार्य नहीं है. Alexander's commanders-in-chief pointed out to be him that the Ghanrajyas in India were governed by the people themselves. अलेक्जेंडर के कमांडर ने पॉइंट आउट किया था, उसको इंडिकेट किया था, इशारा किया था कि भारत के जो गण राज्य हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं, वो गवर्न चलाए जाते हैं. किसके द्वारा? लोगों के, लोगों मतलब जो वहाँ के जो पीपल, जो लोग रहते हैं, उनके खुद के द्वारा वो राज्य चलाए जाते हैं.
द पीपल वर हाईली सेल्फ रेस्पेक्टिंग एंड हेरोइक। वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आत्मसम्मान को हाईली मतलब फर्स्ट प्रीफर करते हैं, अपने स्वाभिमान को वो रखते हैं और बहुत ही कैसे वो वीर है। इट वॉज डिफिकल्ट टू कन्क्वेर देम। इस राज्य को जीतना डिफिकल्ट था। अलेक्जेंडर वॉज नॉट टू बी टेटर्ड बाई ऑल दिस। अलेक्जेंडर इन सब के द्वारा हताहत नहीं हुआ, वो कुछ भी निराश नहीं हुआ। He marched towards India with a large army. उसने क्या किया? भारत के ऊपर चढ़ाई की थी। कैसे की थी? लार्ज आर्मी, एक बड़ी सेना को लेकर के उसने भारत पर चढ़ाई पर प्रारंभ कर दी। He conquered all the territories on his way to India. जब वो सेना के साथ में चल रहा था तो जो उसके बीच में जो भी छोटे छोटे क्षेत्र आए थे उनको उसने अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। He finally arrived at the bank of सिंधु रिवर। फाइनली वो कहाँ पहुँचा? सिंधु नदी के किनारे। At a little distance from there stood the city of तक्षशिला। जो सिंधु नदी वो कहाँ पे थी? उसका जो डिस्टेंस था वो कहाँ था? सिटी ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला नाम की एक सिटी थी, उससे कुछ किनारे पे मतलब कुछ दूरी पर सिंधु नदी थी। Which was famous as a great seat of learning। जो तक्षशिला था, जो फेमस, इसकी जो स्पेशलिटी थी वो क्या थी? सीखने के उद्देश्य से ये बहुत ही फेमस था तक्षशिला। तक्षशिला में एजुकेशन जो स्टडी का जो माहौल था वो बहुत ही फेमस था। तक्षशिला वाज द गेटवे टू इंडिया। जो तक्षशिला था वो भारत का प्रवेश द्वार था। अलेक्जेंडर pitched his camp here and sent a message to the states lying beyond the Sindhu river to surrender to him। अलेक्जेंडर ने एक कैंप लगाया था, वहाँ पर अपना एक कैंप लगाया और एक मैसेज भेजा वहाँ के स्टेट मतलब उस राज्य में जो व्यक्ति राज्य करता था तक्षशिला में, उसको मैसेज भेजा कि सिंधु रिवर को सिंधु रिवर जो आपके अंडर में है और आपका जो राज्य भी तक्षशिला जो आपके अंडर में है वो आप मुझे सरेंडर कर दो, मतलब मुझे आप सौंप दो। किंग आम्बी, जो वहाँ के जो किंग जो राजा था उसका नाम आम्बी था। किंग आम्बी द किंग ऑफ तक्षशिला, ये तक्षशिला का राजा था। सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू अलेक्जेंडर, उसने अपने आप को अलेक्जेंडर को समर्पण कर दिया, उसने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर लिया। किंग पुरु, अभी ये जो अदर जो राजा का नाम है वो है पुरु। किंग पुरु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड द झेलम एंड चेनब। ये दो, झेलम ये नदी का नाम है और चेनब भी नदी का ही नाम है। तो किंग पुरु ये राज्य कर रहा था उस क्षेत्र में जो झेलम नदी और जो चेनब नदी थी उसके आसपास के रिवर्स के आसपास वो किंग पुरु वहाँ का शासक था। Alexander's messengers arrived in the court of King Puru। किंग पुरु के दरबार में अलेक्जेंडर का जो मैसेजर, जो मैसेज को ले जाने वाला जो राजदूत था, उस राजदूत के थ्रू अलेक्जेंडर ने किंग पुरु के दरबार में मैसेज पहुंचाया। His message was clear। उसका मैसेज किसका? अलेक्जेंडर का मैसेज क्लियर था। If King Puru accepted defeat and surrendered himself, अगर किंग पुरु एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते हैं पराजय को और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, मेरे हवाले कर देते हैं, he would be treated with all due honors, उसको सम्मान के साथ ट्रीट किया जाएगा। If he refused, अगर वो मना कर देते हैं तो so he would have to face war, तब उसको युद्ध को फेस करना है। मैसेजर्स सेड किंग पुरु, मैसेजर्स ने किंग पुरु से ये कहा था, वी आर रेडी फॉर वार,
अब वापस किंग पुरु ने क्या कहा था, वी आर रेडी टू वार, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपना आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। किंग ऑफ केकई, केकई एक क्षेत्र का नाम था। तो जो केकई के जो किंग, जो राजा थे, किंग ऑफ केकई सेड, उन्होंने कहा, द मैसेजर्स, जो मैसेज लाने वाला जो राजदूत था उससे कहा, रिमेंबर, याद रखना, द एम्पेरियर्स आर नेवर डिफेडेड, जो सम्राट है वो कभी पराजय नहीं होते और न ही आप उसको पराजय कर सकते हो। इन द एंड द ऑलवेज विन, अंत में वो हमेशा जीतते हैं। यू आर टेकिंग अप ए ग्रेट चैलेंज, आप बहुत बड़ी चुनौती ले रहे हो। क्योंकि ये जो केकई का जो राजा था, उन्होंने अलेक्जेंडर के राजदूत से कहा कि हम अपने पराजय को कभी स्वीकार नहीं करते हैं और हम आपके युद्ध की चुनौती को स्वीकार करते हैं, और आप जो हमें युद्ध करने की जो चुनौती दे रहे हो वो आपके लिए एक ग्रेट, बहुत बड़ी चुनौती है। वी केयर लेस फॉर विक्ट्री और डिफेट, हम जीतना या हारना इसकी परवाह नहीं करते। वी प्रीफर टू डाई रादर देन सरेंडर आवरसेल्व्स। उन्होंने क्या कहा कि जीतना या हारना इसकी हम केयर नहीं करते, लेकिन उससे ज़्यादा हम अपने आप को सरेंडर करने से पहले अपने आप को मरना पसंद करते हैं। हम मरना पहले प्रीफर करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम मर भी जाए, इट्स ओके, दिस विल बी नॉट ए बिग इश्यू, बट हम अपनी पराजय को स्वीकार नहीं करेंगे। हमने यहाँ तक इस लेसन को कंप्लीट किया है। टुमारो द नेक्स्ट, this one page we will complete on tomorrow, and I will send you some exercise also. So today also with difficult words I will send you one exercise. The exercise is state whether the following statements are true or false. कुछ true और false कुछ statement दिए गए हैं, ये सत्य है या असत्य है, ये आपको नेक्स्ट लिखना है। तो अटैचमेंट फाइल के थ्रू आपको ये मैसेज मिल जाएगा। So kindly write in your notebook. Thank you dear students, have a nice day.